नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इतिहास में भारत में अरबों का आक्रमण। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली है। आज से पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत। सिलेबस में जैसे ही आपके दिया है वैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं। सिलेबस में तो सीधे दिया है दिल्ली सल्तनत, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जरूर इसके बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। भारत में अरबों का आक्रमण। पहले अरबों का आक्रमण पढ़ते हैं, जितने भी शासक मतलब आक्रमण हुए हैं, उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तब पहले आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कल की क्लास में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम अरबों ने, ये आपको लाइन बहुत ही कम पता होगी लोगों को, कि सबसे पहले जो अरबों का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 636 ईसा पूर्व में। 637 ईसा, ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, 636 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? बम्बई के निकट। ठीक है, बम्बई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय ये असफल आक्रमण था। ठीक है, और एक बात और है कि अरब जो आक्रमणकारी हैं ये कहाँ से आए थे? तो ये भारत में बोलन दर्रे से भारत में प्रवेश करे थे, बोलन दर्रे। ठीक है, और 636, यहाँ पहले पे मार्कर चेंज करो थोड़ा सा, ये अब सही है। 636 ईस्वी के पश्चात भड़ौच, सिंध की देवल खाड़ी तथा मकरान पर आक्रमण होते रहे हैं। ठीक है, और 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न अल अरीहल, ये देखिए, ये यहाँ पर जो मैंने अभी जो पृष्ठभूमि बनाई हुई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद क्या आता है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो वहाँ से एक तरीके से स्टार्ट होते हैं भारत में आक्रमण, लेकिन इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इब्न अल अरीहल जो है विहटरी के मकरान पर आक्रमण कर अस्थायी कब्जा कर लेता है। ठीक है, और इसके बाद सिंध की विजय का द्वार जो होता है वो खुल जाता है। तो सिंध की विजय का द्वार कैसे खुलता है? इब्न अल अरीहल जो है इसके द्वारा आक्रमण के बाद। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, इराक के जो शासक था हज्जाज, इसने क्या है कि सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए प्रथम दो सेनापति उबैदुल्लाह तथा बुदेल को भेजा था। ठीक है, अब यहाँ से कहानी दोस्तों स्टार्ट होती। हुआ क्या था मैं बताऊँ आपको। देखिए, सिंध में कौन था? दाहिर शासक था। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि जो देखिए दो कारण इसके बताते हैं। एक तो कारण यह है कि जो अरबों का जो आक्रमण हुआ था भारत में वो सिर्फ पैसा धन दौलत लूटने के लिए हुआ था। दूसरा कारण यह था कि हज्जाज जो था, हज्जाज के कुछ जहाज जो थे, जो व्यापारिक जहाज थे, उसको दाहिर ने जो है अपने कब्जा कर लिया था यहाँ से। ठीक है, ये मान लीजिए अरब है और यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से जहाज आते थे और यहाँ पर जो दाहिर था उसने जहाज को कब्जा अपने में मतलब कब्जा उसका कर लिया था। तो जो हज्जाज है ये इसी के दंड के लिए हज्जाज ने, ठीक है, दो सेनापति भेजे थे, एक था उबैदुल्लाह और एक था बुदेल, इसको भेजा। ठीक है, लेकिन दाहिर नहीं माना और जहाज वगैरह लौटाना उसने नहीं लौटाया। तब क्या हुआ कि इसके बाद अल हज्जाज के जो दामाद या भतीजे कह ले, दोनों था, दामाद था भतीजा भी था, दामाद था भतीजा था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। फिर यह आता है और आक्रमण करता है, और ये इसका प्रयत्न जो है, इसका सफल जो है, ये इसका जो प्रयास है सफल होता है आक्रमण करने का। ठीक है, और अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है सन 714 ईस्वी में। 714 ईस्वी में अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है। हालांकि मृत्यु वगैरह नहीं पूछता है, मैंने आपको ये खाली एक बैकग्राउंड बताया कि मोहम्मद बिन कासिम आखिर कैसे आक्रमण करने आया था। ये जो था, ये सेनापति, ये मतलब ये अल हज्जाज का दामाद और भतीजा था। उससे कहा था कि तुम जाओ मेरा बदला लो जाके। तब ये आया था भारत में। ठीक है, तब इसने आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया है? तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है, ये ध्यान रखना, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, देखिए 712 और 714 के बीच में ये रहा था भारत में। मोहम्मद बिन कासिम जो था, क्या हो गया? मोहम्मद बिन जो कासिम था, इसने सिंध पर विजय का प्राप्त की थी 712 ईस्वी में, और जिसकी जानकारी मिलती है चचनामा में। चचनामा मतलब क्या? एक जहाँ पर आप चच हटा लो जैसे चच, तो ये चच क्या है? चच दाहिर के पिताजी का नाम था, तो चचनामा लिखा गया है। उसमें जो है सिंध पर विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, और सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर का पिताजी का नाम क्या था? चच था। ठीक है, चच था। ठीक है, और मुस्लिम शासक ने, ये प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने क्या बताएं, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया था। तो प्रथम मुस्लिम शासक था। उसके बाद बहुत सारे हुए थे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ छूट दे रखी थी। छूट क्या थी? कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू नहीं होगा, वृद्धों पर नहीं होगा,
ठीक है, विधवा पर नहीं, विकलांग पर नहीं। तो ये मतलब बताया था कि इन पर जो है नहीं, विधवा यहाँ पे लिखा है विधवा, ब्राह्मण और विकलांग, इन पर जजिया कर लागू नहीं होता है। जजिया कर मतलब जो ये जब भारत आया था तो देखिए इसने 2 रास्ते बताए थे लोगों को, या तो वो इस्लाम धर्म अपना लें, ठीक है, या फिर वो जजिया कर दें। तो जिन लोगों ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, अब उसमें हिंदू के साथ साथ बौद्ध धर्म वाले भी थे, जैन धर्म वाले भी थे, समझ गए। लेकिन विधवा, ब्राह्मण, विकलांग पर नहीं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक आया था जो पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया था। प्रमुख काम देखिए, सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के तो और लोगों ने भी चलाए, लेकिन यहाँ पे जो मेन बात किया है, मेन बात यह है कि सोने के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। ये मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए थे सोने के सिक्के, जिसको दिरहम। और अरबी घोड़ा लेकर आया था, अरबी घोड़ा। अरबी इसने सुना था कि भैया भारत में जो है बड़े बड़े हाथी हैं, उनसे युद्ध करते हैं, तो ये अरबी घोड़ा लेके आया था। घोड़ा बहुत तेज थे, घोड़े जल्दी जल्दी आक्रमण कर लेते हैं, हाथी इतना जल्दी कैसे भाग पाएगा, तभी ये जीत गया था। ये घोड़ा लेके आया था, अरबी घोड़ा लेके आया था। और देखिए इसने खजूर की खेती और ऊँट पालन की शुरुआत की थी भारत में। पहले ऊँट के पालन की यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। ये जो था मोहम्मद बिन कासिम, ये व्यवस्था लेके आया था ऊँट पालने की, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में भारत से वापस बुला लिया गया था। देखिए कहानी ये बताई जाती है कि इसने जब आक्रमण किया तो दाहिर की 2 पुत्री थी, इसको इसने हज्जाज के पास भेज दिया था उनके 2 पुत्र के विवाह करने के लिए। तो वहाँ पर कान भर दिए गए थे, हो सकता है ऐसा कुछ कहा गया है, कान भर दिए गए थे इसके मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध कि उसने पहले हमारी इज्जत आबरू लूटी है, उसके बाद हम लोगों को आपके लड़कों के लिए भेजा गया है। तो इसके ये एक ईमानदारी साबित करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम जो है एक कह सकते हैं कि आत्महत्या कर ली थी इसने, या अपना शीश काट कर उसके दरबार में भेज दिया था, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जुनेद को, जब वापस गया था तो जुनेद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जुनेद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और जुनेद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने हराया था। भारत पर अरब जो आक्रमण में भविष्य में जो क्या हुआ कि भारत पर आक्रमण करने वालों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब भारत में जो अरब आक्रमण हुआ था उसके बाद भविष्य में और सारे भी आक्रमण हुए थे, तो ये मार्ग मतलब खुल गया था, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। आते हैं मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी देखिए कहाँ लिखा है, 1000 से 1028 तक इसका कार्यकाल चला है भारत में। देखिए यहाँ पर मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि गजनी साम्राज्य की संस्थापना किसने की थी। तो अलप्तगीन ने की थी। अलप्तगीन ने एक तुर्क सरदार था, ये क्या था, ये एक तुर्क सरदार था। और सुबुत्तगीन जो था अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था, जो गजनी की गद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा था। 977। तो सुबुत्तगीन कौन था, ये अलप्तगीन का दामाद था, ठीक है, या गुलाम कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुबुत्तगीन का उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी, जो अपना गद्दी पर बैठने से पहले जो पहले खुरासान का शासक था, खुरासान का। अब महमूद गजनवी के राजगद्दी के लिए जब इसकी बात आई कि राजगद्दी पे बिठाया जाएगा ये, तो भैया इसको संघर्ष करना पड़ा, इसको युद्ध करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी अपने भाई के साथ, जिसका नाम था इस्माइल। उनकी इस्माइल हमेशा के लिए ख़त्म कर दी, ठीक है। तो गजनी की गद्दी 998 पर बैठा था ये, कौन, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है। किसके साथ संघर्ष किया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो किसके साथ संघर्ष किया था, ये किया था अपने भाई इस्माइल के साथ। तो महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से सुल्तान की उपाधि, मान्यता, कुछ भी कहें, प्रदान की थी, ठीक है। ये कौन से, बगदाद के खलीफा कौन थे उस समय, कादिर। कादिर से महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी या मान्यता प्राप्त की थी। तब ये सब जैसे आजकल नहीं होता है कि डॉक्टरेट की उपाधि लेना पड़ता है, डिग्री करना, ऐसा कुछ होता होगा तब के समय में, ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया है। अब 17 बार आक्रमण किया है, लेकिन 17 बार हमें आक्रमण नहीं पढ़ना है, 17 बार नहीं, 17 आक्रमण नहीं पढ़ना। जो प्रमुख हैं जो आक्रमण वो हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए पहला आक्रमण देखो क्या है। प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो 1000 ईस्वी में हुआ था। हालांकि इसको काउंट नहीं करते, काउंट हम लोग करते हैं प्रथम आक्रमण 1001 से ही करते हैं काउंट, ठीक है। लेकिन प्रथम आक्रमण इसका देखें तो ये किया गया था 1000 ईस्वी में, जो भारत की सीमा पर हुआ था, और वहाँ पर कुछ किलों को जीत लिया था इसने, ठीक है। फिर 1001 में, फिर देखिए 1001 में दूसरा आक्रमण हुआ। इसी को, दूसरा आक्रमण को ही पहला आक्रमण माना जाता है, आप ये समझो। गजनवी के पेशावर के निकट, ठीक है, गजनवी ने पेशावर के निकट हिंदू राजशाही यानी कश्मीर का राजा था जयपाल, तो जयपाल को इसने पराजित किया था, ठीक है। और फिर महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आधिपत्य जमाया। ये जो सन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको हाईलाइट कर दिया रेड कलर से, इससे आपसे क्वेश्चन बनेंगे।
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, बहुत लूटपाट की थी और बताया जाता है कि कम से कम 50,000 हिंदुओं को इसने कत्ल कर दिया था। इस सोमनाथ मंदिर में बहुत धन लूट के ले गया था और यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी इसको ले गया था। इसको मूर्ति भंजक भी कहते हैं, बुत पस्त ऐसे बोलते हैं, ये अपने आप को कहता था, तो मूर्ति भंजक भी कहते हैं मोहम्मद गजनवी को, ठीक है। और ये मक्का मदीना में जाके मूर्तियों को सीढ़ियों में लगवाया था। तो ये वाला आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है सोमनाथ मंदिर का। फिर गजनवी को विद्याधर चंदेल शासक था एक विद्याधर, इसने बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी। 1008 में इसको उससे संधि करनी पड़ी थी। तो एकमात्र राजा था जो चंदेल शासक था विद्याधर, इसने संधि करने पर मजबूर कर दिया था। और अंतिम आक्रमण जो था वो था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध 1027 में इसका अंतिम आक्रमण था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ बातें और लिखी हैं, जैसे यामुन, इसकी उपाधियाँ कौन कौन सी इसने अपने आप की। पिछले वाले लोग क्या करते थे, अपने मन से ही अपनी उपाधि ले लेते थे कि हम भैया ये हैं, ठीक है। यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्लाह की उपाधि किसने धारण की, तो गजनवी ने धारण की थी, यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्लाह की, ठीक है। और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और महमूद गजनवी के साथ कौन कौन से विद्वान आए थे, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, बेहाकी एवं फारूकी विद्वान जो है भारत आए थे इसके साथ, ठीक है। इसने शाहनामा किसने लिखी है, फिरदौसी ने लिखी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए। और किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, शाहनामा जो है ये गजनवी की एक तरीके से कहे तो आत्मकथा कह सकते हैं। और ये किसने लिखी थी, तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखी थी। और किताब उल यामिनी ये किसने लिखी थी, ये उतबी ने लिखी थी। तो ये सही बातें आपको पता होंगी, ठीक है। देखिए ये जो कौन कौन से विद्वान आए थे और शाहनामा किसने लिखी, ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये इससे क्वेश्चन तो गलत होने नहीं चाहिए, वरना तो आप गलती मतलब कोई बचा ही नहीं पाएगा इतनी बड़ी गलती होने से। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में देखिए, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की गई थी। थोड़ा पानी पी लेगा यार। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था, देखो सुहाबुद्दीन। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था, सुहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये पूरा नाम था, ठीक है। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय से हुई थी और भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप 1178 में इसे पराजित किया था। आपको कहीं कहीं मूल राज द्वितीय भी दिख जाएगा, मूल राज द्वितीय भी दिखेगा, ठीक है। तो दोनों में से कन्फ्यूजन अगर आपको हो, एक आपसे मिलेगा तो आप लोग कर लेंगे। इस बात को समझिए फिर से, ये जो है मैंने कई अलग अलग किताब में देखा है इस चीज़ को। इसको हटाओ, पहले चेक को दूर हटाओ, कि यहाँ पर मैंने पढ़ा है कि गुजरात के शासक भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय का भी नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने भीम द्वितीय लिखा है। तो ये आबू पर्वत पर 1178 ईस्वी में इसको पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी बहुत बार हारा था, बस खाली एक गलती हो गई थी पृथ्वीराज चौहान से, जिसकी वजह से पूरी हिस्ट्री आज जो है हम लोगों को अलग तरीके से पढ़नी पड़ रही है, वरना कुछ हिस्ट्री अलग होती। देखिए एक बात मैं और बता दूँ आपको, कुछ अलग अलग समुदाय के लोग होते तो हिस्ट्री ऐसा है कि जो इसमें सत्य होगा वही होगा। कुछ सुनी होंगी मैंने, कुछ आपने भी सुनी होंगी। तो यहाँ पर कोई भी जो है अन्यथा नहीं लेगा, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने आप पर ले ले कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि देखिए वीडियो है, माना व्यूज़ नहीं आते हैं, लोग देखते नहीं हैं, लेकिन कभी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि कोई भी देख सकता है, कोई लिमिट तो है नहीं। तो आप लोग दिल पे ले ले कि आपने ऐसा क्यों कहा था, ऐसा क्यों कहा था। देखिए हिस्ट्री है, इसमें सब कहानी पढ़ानी पड़ती है, ठीक है। चलिए तो देखिए मोहम्मद गौरी के आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी सन लिखे हैं ना, ये सारे के सारे सन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए देखते तो हो नहीं आप लोग, आप यहाँ तक पहुँचे नहीं हो। आपको पता है ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये गूगल एडसेंस पिन है, ठीक है। ये देखो गूगल एडसेंस पिन है ये, इस पर देखो मैंने क्या क्या लिख दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है। इस पर लोग वीडियो बनाते हैं, मैंने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि क्या फ़ायदा है इस पर वीडियो ये खुशी की मारी वीडियो बनाते हैं कि देखो मेरा एडसेंस पिन आ गया। मेरा क्या है, कोई देखता ही नहीं है वीडियो। बात यह है कि मेरे सब्सक्राइबर्स ही मेरा साथ नहीं देते। अब 5,500 सब्सक्राइबर हैं, जिसमें 5 लोग भी देखने वाले वीडियो नहीं है। अब पता नहीं कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो। और 2.5 साल काम करते हो गया यूट्यूब पर, ठीक है। 2.5 साल बहुत ज़्यादा होता है। तो हालांकि मुझे पता है कि समय बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन एक उम्मीद है कि कभी ना कभी ये वीडियो चलेंगे मेरे। अब मैं टीचर के मतलब एक एजुकेटर के नाते यहाँ पे बैठता हूँ, तो मैं अपने मतलब जो है आपसे पूरी बात नहीं कह सकता, लेकिन तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं और कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है,
कोई ना कोई आके कमेंट करके चला जाता है, कोई ना कोई अपनी सीख देके चलाता है, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। उनसे मतलब नहीं है, खाली अपना ज्ञान बांट के चले जाए। तो ज्ञान की कमी नहीं है, ना एक्सपीरियंस की कमी है, ठीक है। रिस्पांस बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। रिस्पांस अगर नहीं मिलता है तो अच्छे अच्छे लोग बेकार हो जाएंगे। रिस्पांस बहुत ज़रूरी होता है। मैंने सीखा है ज़िंदगी में कि रिस्पांस अगर नहीं देता है, अगर दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मुझे ही देख लो कि मैंने कितने सारे, कम से कम मैंने 550 वीडियोज़ मैंने डिलीट किए हैं अभी कुछ ही हफ्ते पहले। एक हफ्ते से मैं डिलीट कर रहा हूँ, 550 से ज़्यादा वीडियो मैंने डिलीट किए हैं। पूरे चैनल पे मेरे लग रहा है कि 1000 से ज़्यादा वीडियो है, 1100 के आसपास वीडियो थे मेरे। लेकिन मैंने शर्म के मारे मैंने बहुत सारे वीडियो डिलीट करे हैं, ताकि लोग देखे तो यह सोचे कि यार बताओ क्या पागलपन कर रहा है ये, जब चलता नहीं तो काम क्यों करता है यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन एक आदत है, और जो इंसान को जो कुछ भी आता है ना तो वही करता है वो। अब मुझे यही आता है, मैंने इसी में समय लगाया है अपने जीवन का, बहुत सारा समय मैंने इसी में व्यतीत किया है, तो मुझे यही करना अच्छा लगता है। अब रिस्पांस नहीं मिलता है तो इसमें मैं क्या करूँ। मुझे पता है कि ये बात भी लोग नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन तकलीफ़ होती है ना। अगर आप मेरी जगह हो तो आपको पता लगेगा कि इतने सारे वीडियो डालने के बाद भी आपका कोई वीडियो नहीं चले, कोई वीडियो नहीं वायरल होता है आपका वीडियो, और सबकी हिम्मत इतनी नहीं होती है। तो रिस्पांस नहीं मिलता इसलिए तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो अब कहना क्या है कि आप लोग भाई, जैसे मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपको नहीं देखना हुआ करे तो आप अपने छोटे भाई बहन को शेयर कर दिया करो कि भाई देख लो इनका वीडियो अच्छा होता है। अब मैं तो कहने नहीं लगूंगा, मेरा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है शेयर करना। कम से कम नोटिफिकेशन वाले ही तो साथ देते हैं। नोटिफिकेशन साथ ऐसा ना कि वीडियो मेरे सर्च में जाते हैं, ऐसा नहीं क्वालिटी अच्छी है, कंटेंट अच्छा, तो वीडियो मेरे सर्च में जाते हैं। यूट्यूब इतना समझता है। लेकिन क्या होता है कि यूट्यूब देखने वाले क्या करते हैं कि जैसे ही देखते हैं वीडियो को, उसमें देखते हैं व्यूज़ 10-12 व्यूज़, तो तुरंत छोड़ के चला जाएगा। उसको नहीं मतलब है कि इसमें क्या था, वो क्या सर्च करने आया था, उसमें क्या चीज़, वो क्या पता वो चीज़ हो, लेकिन वो नहीं देखता है क्योंकि 10-12 व्यूज़ होंगे, वो तुरंत छोड़ के चला जाएगा। सर्च में मेरे वीडियो आते हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि नोटिफिकेशन वाले ही सब साथ नहीं देते, मेरा नोटिफिकेशन वाले ही साथ नहीं देते हैं। तब अन्य वाले कैसे साथ देंगे, बाहरी, जब घर के लोग साथ नहीं देंगे तो बाहरी लोग कैसे साथ देंगे, ठीक है। अब मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि सारे जितने भी ज्ञानी थे यूट्यूब के, पर वो सब मेरे चैनल पे ही आ गए। उनको मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, तो छोड़ो। देखो, भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण, तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था, ठीक है। और 1175, यहाँ पर 1178 लिख लो, ये गलत हो गया सन, 1178, ठीक है। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने परास्त कर दिया, और यह इसकी सबसे पहली बड़ी हार थी, ठीक है। आपने कहानी सुनी होगी जयचंद वाली और पृथ्वीराज चौहान वाली। तो पृथ्वीराज चौहान ने ना संयोगिता को भगाया होता, ना जयचंद नाराज होते, ना जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया होता। भगवान जाने मोहम्मद गोरी का जयचंद ने साथ दिया कि नहीं दिया नहीं पता, लेकिन इतिहासकार यही कहते हैं कि साथ दिया, जिसके वजह से इतिहास पूरा पलट गया। 1179 में मोहम्मद गोरी ने पेशावर को जीत लिया। तो ये सन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं मैंने लिख दिए हैं, आपको याद करना है बस। 1185 ईस्वी में क्या है कि मोहम्मद गोरी ने सियालकोट को जीत लिया। मोहम्मद गोरी ने सियालकोट को जीत लिया, वापस लौट गया था। फिर ये वापस लौट गया था, ये वापस लौटा और कई बार भरता आया गया। और इसका काम क्या था? इसका काम बस ये था कि धन लूटो, और कोई काम नहीं था इसका। ये अपना यहाँ पे रहने, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अलग था, यहाँ पे रहना इनका मुश्किल था, तो सिर्फ धन दौलत लूटने आते थे ये, उनका और कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब 1186 ईस्वी में क्या हुआ? 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। अब देखिए यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये जो हैं 4 सन, ये 4 सन जो है इंपॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लो इनको। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भटिंडा के निकट तराइन का युद्ध लड़ा। मोहम्मद गोरी ने तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के बीच में युद्ध हुआ 1191 में, तराइन का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन मारा नहीं था पृथ्वीराज चौहान ने। अपनी तुर्रम खाई ने क्या कहा कि हम पीछे वार नहीं करेंगे, भाग गया था। फिर ये अपने वापस गया, ये आता रहा जाता रहा, बस इसको बस खाली काम था भारत से आक्रमण करना। फिर ये तैयारी करके आया 1192 में मोहम्मद गोरी को, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने फिर द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इसको अपने साथ ले गया, ठीक है। अपने साथ इसको ले गया था, वहाँ पर बंदी बना के रखा, और बहुत सारी जो है चंद्रप्रदाई ने बड़ी बड़ी हाँकी हैं कि आँख बंद करके उन्होंने तीर मारा, ये सब बातें हैं। लेकिन फिर ये इसकी मृत्यु हो गई थी, वहाँ पर 1200 के आसपास मृत्यु हुई है इसकी, पृथ्वीराज चौहान की। फिर 1193 भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। दिल्ली जो है भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई थी 1193 में। अब देखिए चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, तो जयचंद को हराता है मोहम्मद गोरी, और जयचंद ने साथ दिया था मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। भाई उसकी लड़की भगा के ले गए थे, तुम कुछ भी कहानी हुई हो, संयोगिता को ले गए थे, और ये लड़की वाली कहानी बड़ा ख़राब होती है, अच्छे इतिहास बदल दिए हैं,
है ना। सीता जी ने भी इतिहास बदलवा दिया था। देखो 1195-96 में गौरी पुनः भारत आया और इस बार उसने बयाना जीता और ग्वालियर पर आक्रमण किया। तो ये इतिहास देखो सर इंपॉर्टेंट है। 1196 में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन, ये देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद को बनवाया था, जिसका काम पूरा हुआ था 1200 ईस्वी में। तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसमें संस्कृत विश्वविद्यालय था यहाँ पर, ठीक है। 1205 में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया, ये फिर चला गया था। फिर 1205 में पुनः आया और झेलम और चिनाब नदी के बीच उसका खोखरों से मुकाबला हुआ। ये एक लड़ाकू एक प्रजाति थी। और 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की खोखरों ने हत्या कर दी। अब देखिए मोहम्मद गोरी की हत्या इतना करना आसान नहीं था। क्या किया था इन्होंने कि ये नमाज पढ़ रहा था, ठीक है। दमयक जो है यहाँ पर, ये लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, देखिए दमयक नामक स्थान पर शाम को नमाज पढ़ रहा था। उसी समय खोखर जाति आई और वहाँ पर घेर लिया और इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, फिर हत्या करने के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी किसको दी थी? पहले की जिम्मेदारी एक गुलाम था इनका, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, ये पहले से ही इसको जिम्मेदारी मिली थी। जब ये वापस जा रहा था, बार बार वापस जा रहा है, बार बार वापस आ रहा है भारत, तो जिम्मेदारी किसके पास? भाई जो जीता हुआ राज चाहिए। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक देखता था, ठीक है। तो इसके बाद क्या होती है? इसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है, जो दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग है। तो इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई दिक्कत अगर आपको किसी चीज़ को लेकर हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो लोग राय देने आते हैं कि सर ऐसा करिए, तो भैया मैं इनकी बात मानता भी हूँ। बहुत लोगों ने कहा था कि सर स्लाइड पर पढ़ाइए, तो इसके लिए मैंने काफ़ी खर्चा भी कर दिया, लेकिन तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब तो सब कुछ सही है, आवाज़ भी सही है, क्वालिटी भी सही है, दिख भी रहा होगा अच्छा, नए तरीके से पढ़ाई भी हो रही है। अब पता नहीं क्या चाहिए इन लोगों को। सारे के सारे ज्ञानी लोग मेरे चैनल पे आगे, पता नहीं कहाँ पे थे ये। मुझे बहुत गुस्सा आती है मेरे सब्सक्राइबर्स पर। सब्सक्राइबर ही साथ नहीं देते हैं। जब घर के लोग साथ देना बंद कर देंगे ना, तो आपका बाहर वाला कोई साथ नहीं देगा। ये मैंने सीखा है। चलिए ठीक है, अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।